वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में वेज फ्रिक्शन ये टॉपिक का फोर्थ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है, देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है और इसके लिए लिखा है फाइंड द फोर्स P रिक्वायर्ड टू रेज द ब्लॉक C शोन इन फिगर दैट वेट्स 6 किलोन्यूटन म्यू इक्वल टू 0.3 फॉर ऑल कॉन्टैक्ट्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के तीनों प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको इक्विलिब्रियम कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स किस तरह से अप्लाई होता है, कैसे एफबीडी ड्रॉ करते हैं, कैसे इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी वेज फ्रिक्शन का प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने ये एफबीडी बोलो या इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करना बोलो, उसके ऊपर स्पेशल वीडियोस बनाए थे, वो वीडियोस आपको देख लेना चाहिए। उसका लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलो फाइनली अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आपके सभी फ्रेंड्स उनके साथ इसे जरूर शेयर करें और आपने अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो ये प्रॉब्लम की अगर बात करें, यहाँ पे इसके पहले जो हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें एक ब्लॉक था और एक वेज था, ठीक है, वहां पे एक ही ब्लॉक था। लेकिन यहां की अगर बात करें, ये प्रॉब्लम स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहां पे एक नहीं, यहां पे 2 ब्लॉक है। देखो ब्लॉक ए एंड ब्लॉक सी, ये 2 ब्लॉक के बीच में यहां पे वेज है, वेज बी। तो 2 ब्लॉक के बीच में यहां पे हमें वेज को फिक्स करना है, ठीक है। और यहां पे क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द फोर्स P, हमें P फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये जो वेज के ऊपर जो अप्लाई हो रहा है ना इधर से फोर्स P, ये हमें फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड टू रेज, देखो क्या लिखा है, रिक्वायर्ड टू रेज द ब्लॉक C। ब्लॉक ए के बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, ऑब्वियसली ब्लॉक ए नीचे है तो वो नीचे ही रहेगा। लेकिन जब वेज जो है 2 ब्लॉक के बीच में जब आप वेज को ऐसे पुश कर रहे हैं तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक C है ये ऊपर मूव करेगा, ऊपर मूव करेगा, मतलब ब्लॉक सी जो है वो ऊपर रेज होगा। तो यहां पे वही लिखा है फाइंड द फोर्स P रिक्वायर्ड टू रेज द ब्लॉक सी। ब्लॉक सी को रेज करेगा वो वेज ड्यू टू द फोर्स P। तो वही फोर्स P हमें फाइंड आउट करना है। आगे यहां लिखा है देखो ब्लॉक का वेट यहां पे दिया है 6 किलोन्यूटन का, ये जो ब्लॉक सी है उसका वेट है। और जहां जहां पे भी फ्रिक्शन होगा वहां म्यू का वैल्यू आपको यूज करना है, म्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूज करना है 0.3, ठीक है। तो इस तरह से, तो चलो फाइनली अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। यहां पे जो 2 ब्लॉक्स दिए हैं, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक सी, सबसे इंपॉर्टेंट ये सोचना है कि ब्लॉक ए का यहां पे कितना बड़ा रोल है, क्योंकि 2 ब्लॉक के वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। उनको लगता है कि इतने सारे ब्लॉक्स है तो सॉल्व होगा कि नहीं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो एक ब्लॉक और एक वेज ऐसे प्रॉब्लम्स की ही वो जनरली प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस वो नहीं करते, जबकि ऐसे प्रॉब्लम्स की भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसमें आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि दोनों ब्लॉक का यहाँ पे रोल है या कोई सिंगल ब्लॉक का रोल है, ये बहुत जरूरी है। वैसे ये सब कुछ आपको समझ में आएगा जब आप एफबीडी बनाओगे। चलो यहाँ पे फाइनली अब हम एफबीडी बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन किसका एफबीडी पहले बनाना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे और इतना तो कंफर्म है कि हमें फोर्स P फाइंड आउट करना है जो कि वेज के ऊपर एक्ट हो रहा है। तो हम वेज का एफबीडी बनाएंगे। वेज के एफबीडी में हम देखेंगे कुछ सॉल्व होता है क्या, फोर्स P अगर मिलता है क्या, अगर नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है, उसके लिए क्या रिएक्शन चाहिए, उसके लिए फिर हमें दोनों में से ब्लॉक ए और सी में से कौन सा एफबीडी ड्रॉ करना है वो भी हम बाद में सोचेंगे, ठीक है। पहले हम वेज बी का एफबीडी बनाएंगे। चलो देखते हैं वेज बी का एफबीडी। तो यहां पे हम लिख लेंगे एफबीडी ऑफ वेज। तो ये देखिए हमने यहां लिखा है एफबीडी ऑफ वेज बी, और हम साथ में जो है अब ब्लॉक सी का भी एफबीडी ड्रॉ करेंगे। देखो ये जो ब्लॉक सी है, जरूरत पड़ेगी तो हम ब्लॉक ए के एफबीडी में जाएंगे, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे ये दोनों के एफबीडी से प्रॉब्लम सॉल्व होता क्या और हमें फोर्स P मिलता है क्या। तो देखो वेज का सबसे पहले देखो कोई वेट दिया है क्या, हमेशा ध्यान में रखो कोई भी एफबीडी ड्रॉ करते समय सबसे पहले आपको कोई भी बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट शो करना होता है।
है और वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना होता है। जैसे अगर आप चेक करेंगे, ये जो ब्लॉक सी है, ब्लॉक सी का वेट दिया है 6 किलो न्यूटन, लेकिन वेज का कोई भी वेट दिया नहीं है। तो जाहिर सी बात है ब्लॉक सी का अगर वेट दिया है तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक सी के ऊपर ब्लॉक सी का वेट शो करेंगे और वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना होता है। वेट जो है वो किलो न्यूटन में दिया है तो उसको किलो न्यूटन में ही रखो फिलहाल, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 6 किलो न्यूटन है तो आप उसके जगह 6000 न्यूटन लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको किलो न्यूटन में पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो भी चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमने ब्लॉक सी का वेट शो करे, वेज का कोई भी वेट दिया हुआ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे हमें क्या करना होता है, सरफेस रिएक्शन शो करना पड़ता है। सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो या कॉन्टैक्ट रिएक्शन बोलो। तो यहां पे चलो सबसे पहले ब्लॉक सी में हम सरफेस रिएक्शन शो करेंगे, क्योंकि ब्लॉक सी के कांटेक्ट में इधर एक सरफेस है, यहां पे वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल वॉल ब्लॉक सी के कांटेक्ट में है। तो जाहिर सी बात है यहां पे हम इधर से वॉल रिएक्शन शो कर लेंगे। वॉल रिएक्शन बोलो या सरफेस रिएक्शन बोलो। तो ये देखो, ये हम यहां पे वॉल रिएक्शन शो कर रहे हैं और रिएक्शन हमेशा ध्यान में रखो, रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। अब यहां पे सरफेस जो है वो वर्टिकल है तो इसके ऊपर जो रिएक्शन है वो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एक्ट होगा, तो हम इसको कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन N1। ठीक है, देखो नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हैं, आप N1 लिखो, R1 लिखो, R2 लिखो, कुछ भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो ब्लॉक सी है, ब्लॉक सी के कांटेक्ट में और क्या है चेक करो। हमने ब्लॉक सी के कांटेक्ट में जो वर्टिकल वॉल था उसका रिएक्शन शो किए, और भी अगर हम चेक करें तो ब्लॉक सी के कांटेक्ट में यहां पे ब्लॉक बी है या फिर बोलो वेज बी है। ये जो वेज बी है इनडायरेक्टली ब्लॉक सी का सपोर्ट है, तो जाहिर सी बात है यहां पे सपोर्ट रिएक्शन शो करना पड़ेगा। और सपोर्ट रिएक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। यहां का जो सरफेस है वो इंक्लाइंड है और ये इंक्लाइंड का एंगल दिया है, देखो 5 डिग्री से इंक्लाइंड है टू द हॉरिजॉन्टल। तो ये सरफेस के ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हमें शो करना है, तो ये हम शो करेंगे। एक मिनट, ये परपेंडिकुलर अगर शो करना है तो ये इस तरह से ये शो होगा। तो ये देखिए, ये नॉर्मल रिएक्शन हम इसको कहेंगे, दैट इज रिएक्शन N2। ठीक है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक सी एंड द वेज बी, इस तरह से। ठीक है, तो और कुछ शो करना है कि ब्लॉक सी के कांटेक्ट में और कुछ है क्या? नहीं, ब्लॉक सी के कांटेक्ट में वर्टिकल वॉल था, उसका रिएक्शन शो किए, और यहाँ पे वेज था तो उसका भी रिएक्शन हमने शो किए। चलो अब वेज में आते हैं। वेज के कांटेक्ट में क्या क्या है चेक करो, और वेज के ऊपर भी कांटेक्ट रिएक्शन, सरफेस रिएक्शन शो करो। तो जाहिर सी बात है वेज के कांटेक्ट में ब्लॉक ए एंड ब्लॉक सी है, तो दोनों का रिएक्शन हमें शो करना पड़ेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो हम चलो ये शो करेंगे। एक रिएक्शन इधर से आएंगी ब्लॉक ए के तरफ से, और दूसरा रिएक्शन ब्लॉक सी के तरफ से आएंगी। देखो ये ब्लॉक ए की रिएक्शन जो इसके ऊपर एक्ट हो रही है, और ये ब्लॉक सी की रिएक्शन जो इसके ऊपर एक्ट हो रही है, और ये भी परपेंडिकुलर रहेगी। तो ये देखिए हमने सरफेस रिएक्शन, कांटेक्ट रिएक्शन यहाँ पे शो किए वेज बी के ऊपर। तो यहाँ पे वेज बी के ऊपर यहाँ पे ब्लॉक सी से जो रिएक्शन आएगा वो वही रहेगा जो वेज से आपने ब्लॉक सी के ऊपर शो किया है N2। ये रिएक्शन हम यहाँ पे शो करेंगे N2, और ब्लॉक ए की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है इसको हम नाम दे देंगे N3। एक बात हमेशा ध्यान में रखो, फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे जितना रिएक्शन करती है, सेकंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी के ऊपर उतना ही रिएक्शन करती है। इस टाइप के रिएक्शन को इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। जैसे वेज, जैसे ये वेज बी ब्लॉक सी के ऊपर जितना रिएक्शन करेगा उतना ही रिएक्शन ब्लॉक सी वेज बी के ऊपर करेगा। तो यहां पे जब हमने एफबीडी बनाए थे ब्लॉक सी का, तो वेज का रिएक्शन शो किए थे ब्लॉक सी के ऊपर N2, और अब वही रिएक्शन ब्लॉक से वेज के ऊपर एक्ट होगा अगेन N2। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है, इस तरह से। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये है N3, मतलब वेज बी ब्लॉक ए के ऊपर जितना रिएक्शन करेगा ब्लॉक ए वेज बी के ऊपर उतना ही रिएक्शन करेगा। अभी हम ब्लॉक ए का एफबीडी ड्रॉ नहीं कर रहे, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसका रिएक्शन शो करना जरूरी था तो वो हमने शो किए। लेकिन एफबीडी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। अब हमें एफबीडी में क्या शो करना है, फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है, क्योंकि ये फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है। तो जहां जहां पे भी फ्रिक्शन होगा वो आपको चेक करना है कि फ्रिक्शन कहां हो रहा है, और जहां पे फ्रिक्शन हो रहा है वहां पे आपको फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है। और हमेशा ध्यान में रखो, फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन पे फ्रिक्शनल फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कहां कहां पे है वो चेक करो, और उसी के साथ साथ फ्रिक्शन कहां हो रहा है वो भी चेक करो। तो जाहिर सी बात है, जब ये अब देखो किस तरह से मूवमेंट होगा, और
कौन सा ब्लॉक मूव करेगा वो आपको चेक करना है। कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, राइट जा रहा है कि लेफ्ट जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों ब्लॉक ए और सी के बीच में यहाँ पे वेज को फिक्स किया जा रहा है। तो ये वेज बी के ऊपर जब हम फोर्स पी अप्लाई करेंगे तो फोर्स पी के वजह से ये वेज बी राइट साइड में मूव करेगा। तो अगर ये वेज बी राइट साइड में मूव कर रहा है तो सी और ए के बीच में फ्रिक्शन होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों के सरफेस जो है वो कांटेक्ट में है। तो वेज जब मूव करेगा तो दोनों यहाँ पे और यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन होगा तो वहां पे आपको फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है, और हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू द मोशन शो करना होता है। मतलब वेज बी अगर राइटवर्ड जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स बी के अकॉर्डिंग लेफ्टवर्ड आपको शो करना पड़ेगा, जहां पे फ्रिक्शन हो रहा है वहां पे। तो ये देखिए हम यहां पे शो कर लेंगे, यहां पे N2 है तो N2 के पास F2 ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स शो करेंगे, और N3 के पास F3 ऐसा हम फ्रिक्शनल फोर्स शो करेंगे। तो ये देखिए फ्रिक्शनल फोर्स हम यहां पे शो कर रहे हैं। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये है F2, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये है F3। और जो हमने कहा था कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा नॉर्मल रिएक्शन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो वो हमने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, यहाँ पे F2 और यहाँ पे F3, क्योंकि यहीं पे फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है ना, जहां पे फ्रिक्शन हो रहा है वहां पे हमने फ्रिक्शनल फोर्स शो किए। ओके, और अब यहां पे आते हैं, चलो ब्लॉक सी का हमें मूवमेंट चेक करना पड़ेगा और फ्रिक्शनल फोर्स शो करना पड़ेगा। तो ब्लॉक सी कहां पे मूव करेगा, तो ऑब्वियसली ब्लॉक सी जो है वो ऊपर मूव करेगा, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में ही दिया है रेज, मतलब वो ऊपर उठने वाला है। जब आप वेज बी को अंदर में फिक्स करने को जाएंगे तो ब्लॉक सी ऊपर रेज होगा। तो अगर ब्लॉक सी ऊपर मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड आपको शो करना पड़ेगा, जहां पे भी फ्रिक्शन हो रहा है। तो ब्लॉक सी और ये वर्टिकल वॉल के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, तो यहां पे आपको फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड शो करना पड़ेगा। तो चलो हम ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड शो करेंगे। देखो ये N1 है तो ये F1 हो जाएगा, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है वॉल के साथ, तो ये हमने शो किए। और उसी के साथ साथ यहाँ पे N2 है तो F2 भी शो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब ब्लॉक सी और ब्लॉक बी, जब ब्लॉक सी ऊपर जा रहा है ब्लॉक बी अंदर जा रहा है, तो ऐसे में यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, तो N2 के साथ F2 यहाँ पे भी आपको शो करना पड़ेगा। लेकिन ब्लॉक सी के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा N2 और F2 क्या था, क्योंकि हमने आपको कहा था कि फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे जितना रिएक्शन करती है सेकंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे और उतना ही रिएक्शन करती है। तो यहाँ पे N2 हमने इक्विवेलेंट अपोजिट शो किए, तो उसी तरह से F2 भी आपको इक्विवेलेंट अपोजिट शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे F2 जो है वो ऐसा अपवर्ड है, तो यहाँ से यहाँ पे जो F2 है वो ऐसा डाउनवर्ड रहेगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे गलती करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ का जो F2 है वो ऐसा डाउनवर्ड रहेगा, ये N2 और ये F2, ये F2। ठीक है, इस तरह से। और ये जो परपेंडिकुलर का सिंबल है ये इधर शो करो या उधर शो करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो इधर में शो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए हमने हर जगह फ्रिक्शनल फोर्स शो कर लिए। ठीक है, N1 F1, N2 F2, N2 F2 यहां भी, और F3 N3। ठीक है, और अगर हमने ब्लॉक ए का FBD ड्रॉ किए होते तो ब्लॉक ए के FBD में भी आपको N3 F3 शो करना पड़ता था, क्योंकि जो है ब्लॉक ए और वेज बी के बीच में का वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता। लेकिन फिलहाल हमें ब्लॉक ए की जरूरत नहीं है, तो फिलहाल हमने ब्लॉक ए का FBD नहीं बनाया। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था N2 F2। देखो ये N2 F2 यहाँ पे जो पोजीशन में है उसका एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पे ये पोजीशन में है। यहाँ पे N2 ऊपर जा रहा है, यहाँ N2 नीचे आ रहा है, ये F2 राइट साइड जा रहा है, तो ये F2 लेफ्ट साइड जा रहा है, क्योंकि ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है ये दोनों टच में है, ये दोनों कांटेक्ट में है। तो जाहिर सी बात है इनके बीच में इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन होगा, तो वो इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन हमने ये शो किया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहां तक आ गए। लेकिन अब आगे क्या करेंगे, तो आगे अभी भी ये FBD इनकम्प्लीट है, FBD अभी भी ये सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व करने के लिए हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करना है, लेकिन ये FBD इनकम्प्लीट क्यों है, वो इसीलिए क्योंकि अब हमें यहाँ पे इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। चेक करो कितने यहाँ पे इंक्लाइन फोर्सेस है, सभी इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व करो, देन आफ्टर यहाँ पे सॉल्व करो। तो इंक्लाइन फोर्सेस की अगर बात करें तो ब्लॉक सी में दो इंक्लाइन फोर्सेस है N2 F2, ये दोनों इंक्लाइन है, इन दोनों को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। और ब्लॉक और वेज बी के FBD में यहाँ पे चार इंक्लाइन फोर्सेस है N2 F2 N3 F3, चार इंक्लाइन फोर्सेस, तो चारों को रिजॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अब सुनो जो हम बताने वाले हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इतने ज्यादा इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो आप ये थोड़ा सा कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो सुनो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप चाहे तो ये सभी के सभी इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे ये दोनों को रिजॉल्व करो, N2 F2 को, आप यहाँ पे भी ये दोनों को रिजॉल्व करो, ये दोनों को रिजॉल्व करो, लेकिन इतने सारे टोटल 6 फोर्सेस हो जाएंगे ना, तो टोटल 6 फोर्सेस को रिजॉल्व करना आसान नहीं है और उसके वजह से आगे जो है प्रॉब्लम रॉन्ग भी हो सकता है। उससे अच्छा आप चाहे तो इंक्लाइंड फोर्सेस कम कर सकते हैं। कैसे कम करेंगे, जरा ध्यान से सुनो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे रिजल्टेंट रिएक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। बिल्कुल सेम टेक्निक जैसा हमने इसके पहले के तीनों प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। कंपलसरी नहीं है, रिजल्टेंट रिएक्शन फाइंड आउट करना कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहे तो रिजल्टेंट रिएक्शन निकाल सकते हैं। अगर आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर अगर आपको बोल रहे हैं कि रिजल्टेंट रिएक्शन निकालो, तो ही फिर आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, नहीं तो आपको फिर ये सभी को रिजॉल्व करके सॉल्व करना पड़ेगा। बस यही है कि सभी को रिजॉल्व करके सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम रॉन्ग भी हो सकता है। लेकिन अगर आप रिजल्टेंट रिएक्शन निकालोगे ना, तो प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस वो रिजल्टेंट रिएक्शन सही तरह से आपको शो करना पड़ेगा, तो आपको जो है आसानी से यहाँ पे इंक्लाइंड फोर्सेस कम हो जाएंगे। अभी यहाँ पे इंक्लाइंड फोर्सेस 6 है, ये 2, 2, 4 और ये 2, 6 हो गए। 6 इंक्लाइंड फोर्सेस है। उससे अच्छा यहां पे ये 6 इंक्लाइंड फोर्सेस का रिजल्टेंट रिएक्शन निकाल लो, तो फिर ओनली 3 इंक्लाइंड फोर्सेस रहेंगे, उसको रिजॉल्व करना आसान रहेगा, प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि रिजल्टेंट रिएक्शन हो सके तो निकाल लो। अब ये रिजल्टेंट रिएक्शन किस तरह से शो करेंगे वो सुनो। तो रिजल्टेंट रिएक्शन जो है वो N2 F2 का एक रिएक्शन शो करो, यहां पे भी N2 F2 का एक रिएक्शन शो करो और यहां पे N3 F3 का एक रिएक्शन शो करो। मतलब रिजल्टेंट रिएक्शन हमेशा N2 F2 या N1 F1 या N3 F3 का ही निकलता है। N और F का जो मतलब ये जो N और F है ना, जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, इन्हीं का रिजल्टेंट रिएक्शन आपको निकालना होता है। तो चलो यहां पे हम रिजल्टेंट रिएक्शन निकालेंगे। तो रिजल्टेंट रिएक्शन शो करो पहले, तो चलो हम यहां पे शो करेंगे। जरा ध्यान दो, यहां पे काफी ये इंपॉर्टेंट स्टेज हो सकती है। अलग कलर से शो करते हैं। तो ये देखिए, ये है N2 F2 का रिजल्टेंट रिएक्शन। यहां पे हम इसको नाम दे देंगे, ये रिजल्टेंट रिएक्शन को हम कहेंगे R2, रिजल्टेंट रिएक्शन R2 N2 F2 का। बिल्कुल यही R2 आपको इधर भी शो करना है। ये देखो यहां पे भी हमने N2 F2 का रिजल्टेंट रिएक्शन शो किया है, हम इसको नाम देंगे R2 और उसी तरह से रिजल्टेंट रिएक्शन हम यहां पे भी शो करेंगे। तो ये देखिए, जहां जहां पे भी इंक्लाइंड फोर्सेस थे हर जगह हमने रिजल्टेंट रिएक्शन शो किए, लेकिन हमने एक जगह और वहां पे रिजल्टेंट रिएक्शन शो करना चाहिए था जहां पे हमने अभी भी शो नहीं किए, वो है N1 F1 का रिजल्टेंट रिएक्शन। आप कहेंगे कि सर N1 F1 तो इंक्लाइंड नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर आप रिजल्टेंट रिएक्शन हर जगह शो कर रहे हैं ना, तो यहां पे भी आपको शो करना चाहिए, क्योंकि N1 और F1 का रिजल्टेंट यहां पे निकलेगा। तो चलो हम यहां पे शो करेंगे N1 F1 का रिजल्टेंट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन R1। तो आपको बोलने का मतलब यह है कि रिजल्टेंट रिएक्शन आपको हर नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स के लिए आपको शो करना है। जैसे N1 F1 के लिए R1, N2 F2 के लिए R2, N3 F3 के लिए R3, इस तरह से आपको चलना है, चाहे वो इंक्लाइंड हो या ना हो। जैसे यहाँ पे N1 F1 इंक्लाइंड नहीं था, फिर भी हमने शो कर लिए, वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे हर जगह शो किए हैं। तो हमने यहाँ पे भी इसलिए शो किए क्योंकि आगे चल के रॉन्ग नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करने के, वेज फ्रिक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका बाय यूजिंग द रिजल्टेंट रिएक्शन एंड दूसरा तरीका विदाउट यूजिंग रिजल्टेंट रिएक्शन। अगर आप रिजल्टेंट रिएक्शन शो कर रहे हैं तो सभी के सभी नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शनल फोर्स के लिए रिजल्टेंट रिएक्शन शो करो, चाहे फिर वो इंक्लाइंड हो चाहे वो ना हो। लेकिन अगर आपको रिजल्टेंट रिएक्शन शो नहीं करना है, विदाउट रिजल्टेंट रिएक्शन से सॉल्व करना है, तो फिर सभी नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स वैसे के वैसे रख के ही फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर उसमें इंक्लाइंड भी आते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल सब आते हैं। तो चॉइस आपकी है कि आपको रिजल्टेंट रिएक्शन फाइंड आउट करना है या नहीं है। अगर रिजल्टेंट रिएक्शन के साथ चलना है तो उसके थ्रू भी वही आंसर आता है, विदाउट रिजल्टेंट रिएक्शन के साथ चलना है उसके थ्रू भी वही आंसर आता है। दोनों मेथड से आंसर सेम आता है। इसलिए हमने आपको कहा था कि आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको क्या पढ़ा रहे हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अगर आपके कॉलेज के लेक्चरर कह रहे हैं कि रिजल्टेंट रिएक्शन निकालो, तो निकालो और सॉल्व करो। और अगर नहीं बोल रहे तो फिर आपको नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स लेके सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शनल फोर्स लेके सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि नंबर ऑफ इंक्लाइंड फोर्सेस आते हैं, फिर इतने ज्यादा इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करना आसान नहीं होता ना। इसीलिए रिजल्टेंट रिएक्शन निकालने से क्या होता है कि इंक्लाइंड फोर्सेस कम हो जाते हैं, सॉल्व आसानी से होता है, प्रॉब्लम भी सही हो जाएगा फिर आपका।
ठीक है। तो फाइनली हमने सभी तरफ रिजल्टेंट रिएक्शन शो किए, लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये रिजल्टेंट रिएक्शन हमने R1 जो है ये ऊपर से शो क्यों किए, नीचे से क्यों नहीं किए। यहाँ पे भी R2 हमने ऊपर से किए, नीचे से क्यों नहीं किए, यहाँ पे भी। तो इसके पीछे रीजन है, देखो रीजन क्या है सुन लो। यहाँ पे रीजन हम बताना चाहेंगे आप लोगों को। देखो हमेशा ध्यान में रखो, रिजल्टेंट रिएक्शन आपको कुछ ऐसा शो करना है कि वो रिजल्टेंट रिएक्शन आगे चल के फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में से पास हो। और एक बात ध्यान में रखो, रिजल्टेंट रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन के साथ ही एंगल बनाता है, ठीक है। और रिजल्टेंट रिएक्शन शो करना है तो यहां पे देखो, ये रिजल्टेंट रिएक्शन N1 के बाहर से शो करो। यहां देखो रिजल्टेंट रिएक्शन N2 के बाहर से शो किए, बाहर से। ये N2 F2 के बीच में से नहीं, जहां पे हमने परपेंडिकुलर का सिंबल दिया है उसके बीच में से शो किए क्या? नहीं, हमने इधर से शो किए। जब हम इधर से शो कर रहे हैं ना, तो आगे चल के वो N2 F2 के बीच में से जाएगा, वो सही होगा। देखो फॉर एग्जांपल यहां बता रहे, अगर आपको अभी भी डाउट है तो देखो यहां बता रहे। देखो फॉर एग्जांपल ये है N1 और ये है F1, एग्जांपल है। तो यहां पे इनके बीच में परपेंडिकुलर एंगल यहां पे है। तो आपको रिजल्टेंट रिएक्शन जो है वो कहां से शो करना है? आपको रिजल्टेंट रिएक्शन आउटसाइड ऑफ N1, देखो इधर से शो करना है। ये है रिजल्टेंट रिएक्शन R1 और ये एंगल बनाएगा नॉर्मल रिएक्शन के साथ, ठीक है। इस तरह से आगे चल के ये देखना N1 F1 के बीच में से जाएगा आगे चल के, मतलब आगे मतलब यहां देखो, अगर हमने इसको एक्सटेंड किए तो ये देखो, ये N1 को एक्सटेंड करें तो ये N1 ये F1, N1 F1 के बीच में से जा रहा है R1, जो कि उसका रिजल्टेंट है। और रिजल्टेंट रिएक्शन N1 के साथ एंगल बनाएगा। जो एंगल बनाएगा ना उसको कहते हैं फाई यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस तरह से चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो एक और एग्जांपल, जैसे ये है F2, ये है N2 और इनके बीच में ये एंगल है 90 का, और यहाँ पे रिजल्टेंट रिएक्शन शो करना है। तो देखो रिजल्टेंट रिएक्शन हम इधर से शो नहीं करेंगे, हम इधर से शो करेंगे आउटसाइड ऑफ N2, और वो एंगल तैयार करेगा यहाँ पे फाई। तो ये है रिजल्टेंट रिएक्शन R2। आगे चल के ये R2 N2 F2 के बीच में से जाएगा। देखो बताते चेक करके, ये देखो ये F2 है, ये आगे चल के N2 को एक्सटेंड करो, N2 F2 के बीच में से ये जाएगा R2, ये देखो इस तरह से, और एंगल यहाँ पे बनाएगा फाई। हमेशा ध्यान में रखो, रिजल्टेंट रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन के साथ ही एंगल बनाता है फाई यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फाई का वैल्यू या तो क्वेश्चन में दिया होता है या तो फाइंड आउट करना होता है। अगर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो फाइंड आउट करना होता है। फार्मूला ये है, फाइंड आउट करने का फार्मूला ये है tan phi इक्वल टू म्यू। ये फार्मूले से हम आसानी से फाई यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे म्यू दिया है ना 0.3, उसका यूज हम यहाँ पे करेंगे, फाई निकालेंगे और उसी का यूज हम हर जगह करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम रिजल्टेंट रिएक्शन जो है वो शो जो किए हैं उनका एंगल यहाँ पे शो करेंगे। तो ये देखो R1 का एंगल N1 के साथ ये है फाई, ठीक है। यहाँ पे भी R2 का एंगल N2 के साथ ये है फाई। रिजल्टेंट रिएक्शन शो कर रहे हैं और रिजल्टेंट रिएक्शन का एंगल हम शो कर रहे हैं। ये देखो ये है फाई और यहाँ पे भी ये है फाई हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। R1 R2 R3 R4। अब यहाँ पे चेक करो टोटल कितने फोर्सेस है इंक्लाइन वाले। तो यहाँ पे अब इंक्लाइन वाले 4 फोर्सेस है, R1 R2 यहाँ पे भी R2 और ये R3, टोटल 4 फोर्सेस, R1 R2 ये R2 और ये R3। इसके पहले इंक्लाइन फोर्सेस 6 थे, 6 में से 2 कम हो गए और अब यहाँ पे 4 इंक्लाइन फोर्सेस है। और अब ये चारों इंक्लाइन फोर्सेस को आपको रिजॉल्व करना है और आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ध्यान में रखो, जब आप रिजल्टेंट रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब ये है, एक मिनट इसको हटा देते हैं। मतलब ये है कि देखो हमने यहाँ पे R1 लिया है ना, हमने यहाँ पे R1 कंसिडर किए, तो अब आपको ये N1 एंड F1 कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। R2 लिए ना, तो N2 एंड F2 कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी R2 लिए तो N2 F2 को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है ना। ये बात का आप ध्यान रखो। और यहाँ पे भी आपको N3 F3 को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ओके क्योंकि आपने उसका रिजल्टेंट लिया है ना। जब आपने रिजल्टेंट लिया है तो फिर आपको NF को शो करने की, आपको अब उसका यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बोलने का मतलब ये है। तो चलो फाइनली अब हम ये फाई निकाल लेते हैं। फाई निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से निकल जाएगा। ये फार्मूला आपके पास है। सो tan phi इज इक्वल टू म्यू। सो tan phi इक्वल टू म्यू का वैल्यू है 0.3। सो फाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.3, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ 0.3, बस इसको
कैलकुलेटर में सॉल्व करो, और कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहे तो कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए तो ही सही आंसर आएगा, नहीं तो रॉन्ग आएगा। tan इनवर्स ऑफ 0.3 ये आ चुका है 16.699, यानी इनडायरेक्टली 16.7 डिग्री। तो ये हमने फाई फाइंड आउट कर लिए, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई मिल गया, ठीक है। ये फाई जो हमें यूज करना है वो हमें मिल गया। अब क्या ये एफबीडी पूरा हुआ? नहीं, एफबीडी अभी भी इनकम्प्लीट है, ये एफबीडी भी इनकम्प्लीट है, ये एफबीडी भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि आगे चल के हमें सॉल्व करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज करना है, तो एफबीडी को कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके लिए इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो ये सभी इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। तो कोई भी इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करना है तो कोई भी इंक्लाइंड फोर्स का एंगल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ पता होना चाहिए, तो आप आसानी से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। चलो R1 का एंगल देखो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या है, R1 का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है फाई, तो फाई का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 16.7, मतलब R1 को रिजॉल्व करना है तो 16.7 का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और सबसे पहले काम कर लेते हैं, सभी के रिजॉल्व कंपोनेंट्स हम यहाँ पे शो कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए R1 के रिजॉल्व कंपोनेंट्स ये हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, उनका डायरेक्शन जो है वो इनवर्ट रहेगा। सभी इंक्लाइंड फोर्सेज जो है R1, R2, R3, R4, सभी इंक्लाइंड फोर्सेस को जो हम रिजॉल्व कर रहे हैं, सभी के कंपोनेंट्स का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ट रहेगा टुवर्ड्स द पॉइंट, क्योंकि सभी रिएक्शंस भी इनवर्ट है, इसलिए रिजॉल्व कंपोनेंट्स भी इनवर्ट। और अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये क्वेश्चन का काम हो गया, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि यहाँ पे लिखने के लिए जगह बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे चलो अब हम यहाँ पे R1 के इंक्लाइंड फोर्सेस शो करेंगे। तो R1 का एंगल हॉरिजॉन्टली है 16.7, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा R1 cos ऑफ 16.7 एंड वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा R1 sin ऑफ 16.7, ठीक है। ये R1 को रिजॉल्व कर लिए। अब बचा R2, R3, अब इनको कैसे रिजॉल्व करेंगे? चलो सबसे पहले R2 को रिजॉल्व करेंगे। तो R2 का एंगल फाइंड आउट करो हॉरिजॉन्टली क्या है। तो अगर आपको R2 का एंगल फाइंड आउट करना है ना, तो एक काम करो, यहां से ये देखो, अब किस तरह से एंगल फाइंड आउट करना वो यहाँ पे सुनो। देखो हम ये 5 डिग्री जो दिया है ना उसका यूज करने वाले हैं। देखो क्या करो, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। ये देखो, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करे, और इसी टाइप की हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो यहां से भी ड्रॉ करो। ये देखो, ये हमने ड्रॉ की है, ओके। अब यहाँ पे इसी टाइप की हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ करो अंदर में, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे भी ड्रॉ करो, एक और ड्रॉ करो, देखो यहाँ पे, ठीक है, अंदर में भी ड्रॉ करे। इतने सारे क्यों किए? ताकि हमें एंगल समझ में आए। देखो ये एंगल ऑलरेडी दिया है, ये एंगल है 5 डिग्री, ये भी एंगल 5 डिग्री दिया है ना। ये एंगल यहाँ पे लिखते हैं, ये देखो ये 5, ये एंगल दिया है 5 डिग्री। ये एंगल छोटे छोटे जो एंगल है वो 5 डिग्री के हैं। अगर ये 5 डिग्री है तो इसका अल्टरनेट एंगल यहाँ बनेगा 5 डिग्री। देखो यहाँ पे भी 5 डिग्री बनेगा, है ना। यहाँ पे 5 है तो ये अल्टरनेट एंगल 5 डिग्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। अब ये तो हमने यहाँ पे 5 डिग्री ले लिए। अब यहाँ पे एंगल कैसे फाइंड आउट करना, देखो बीच वाला हमें ये एंगल चाहिए। R2 को रिजॉल्व करना है ना, तो हमें ये एंगल चाहिए, ठीक है। तो क्या करो, आपको क्या करना है, ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए 90 में से, देखो क्या लिख रहे हैं, 90 में से फाई एंड 5 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा 90 में से, क्योंकि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है N2 वो ये सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है ना। मतलब ये एंगल क्या है, ये एंगल है 90 का। तो 90 में से अगर हम फाई और ये 5 डिग्री को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये बीच का एंगल हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये एंगल चाहिए ना हमें। तो 90 माइनस 5, सो 90 माइनस 16.7 माइनस 5 करेंगे, है ना। तो देखते हैं ये क्या आएगा, तो कैलकुलेटर का यूज करेंगे। सो 90 माइनस 16.7 माइनस 5 करेंगे तो ये आंसर आएगा 68.3 डिग्री। मतलब ये एंगल हमें मिल गया 68.3, तो यहाँ पे एंगल लिख लो 68.3 डिग्री। R2 को रिजॉल्व करने के लिए हॉरिजॉन्टली एंगल मिल गया 68.3, और वही एंगल यहाँ पे भी होगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपको एंगल निकालना है। ये देखो, आपको ये एंगल निकालना है बीच का। देखो अगर आपको ये एंगल निकालना है तो ये जो N3 है, N3 सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो 90 माइनस 5 डिग्री एंड 5 करेंगे तो ये भी 68.3 आएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे 68.3 डिग्री। तो यहाँ पे R2 एंड R3 का एंगल हॉरिजॉन्टली हमने फाइंड आउट कर लिए 68.3। यहाँ पे भी हमें R2 का एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये भी हॉरिजॉन्टली वही होगा, ठीक है। अगर हम ये डॉटेड लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ करें, देखो यहाँ पे भी आपको वही मिलने वाला है। देखो जैसे हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन अगर ड्रॉ की है, ये इसको शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम चेक करें एंगल की अगर बात करें, तो यहाँ पे भी 5 डिग्री का एंगल है ना। देखो ये एंगल 5 डिग्री का है, ये एंगल 5 का है, लेकिन हमें कौन सा एंगल चाहिए,
हमें ये एंगल चाहिए। तो अगर हमें ये एंगल चाहिए तो यहाँ पे भी ये रिएक्शन N2 जो है वो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 90 माइनस 5 करो तो ये 68.3 यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे 68.3 डिग्री। तो इस तरह से हमने सभी इंक्लाइंड फोर्सेस में एंगल निकाल लिए हैं। चलो अब सभी को रिजॉल्व करना है। तो ये R2 को रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R2 cos ऑफ 68.3 डिग्री और ये R2 साइन ऑफ 68.3 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी ये R3 की अगर बात करें तो ये R3 cos ऑफ यहाँ पे जगह यहाँ पे हम लिख लेते हैं R3 cos ऑफ 68.3 डिग्री और ये R3 साइन ऑफ, इसको नीचे कर लेते हैं, R3 साइन ऑफ 68.3 डिग्री। यहाँ पे भी ये R2 साइन ऑफ 68.3 डिग्री और ये R2 cos ऑफ, यहाँ पे R2 cos ऑफ 68.3 डिग्री। देखो ये अब कहेंगे इतना सारा यहाँ पे एफबीडी में, थोड़ा सा इसको अलग कर लेते हैं, बी को अलग करते हैं, सी को अलग करते हैं ताकि ये सेपरेटली दिखाई दे। तो ये देखिए फाइनली दोनों एफबीडीज यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। सब कुछ हमने यहाँ शो किया है, हमने वेट शो किए, हमने सपोर्ट रिएक्शन शो किए, कॉन्टैक्ट रिएक्शन शो किए, फ्रिक्शनल फोर्स शो किए, उसके बाद हमने रिजल्टेंट रिएक्शन निकाले, सभी रिजल्टेंट रिएक्शन का एंगल फाइंड आउट किए हॉरिजॉन्टली और सभी रिजल्टेंट रिएक्शन को हमने रिजॉल्व भी कर लिए। ये भी एफबीडी पूरा हो गया, ये भी एफबीडी पूरा हो गया और अब हमें सॉल्व करना है। क्या फाइंड आउट करना था? क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स पी, हमें ये फोर्स पी फाइंड आउट करना है। तो चलो सबसे पहले अब ये दोनों में से कौन सा एफबीडी पहले सॉल्व हम करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लॉक सी का एफबीडी बनाएंगे। वो क्यों? क्योंकि ब्लॉक सी में सिर्फ दो अननोन है, R1 एंड R2, सिर्फ दो अननोन है। जबकि अगर आप वेज बी में जाएंगे तो यहाँ पे तीन अननोन हो जाएंगे, R2, R3 एंड P। तीन अननोन है तो सॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ पे दो अननोन है ब्लॉक सी में, तो ये 100% सॉल्व हो जाएगा। तो चलो अब ये हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम एफबीडी ऑफ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा, फ्रॉम एफबीडी ऑफ ब्लॉक सी। ब्लॉक सी के एफबीडी को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। सो ब्लॉक सी के एफबीडी में सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन नंबर 1 अप्लाई करो, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस। तो चेक करो ब्लॉक सी के एफबीडी में कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं। तो यहाँ पे सिर्फ दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, R1 cos एंड R2 cos। तो ये दोनों आएंगे यहाँ पे और समेशन करने का रूल राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस। तो R1 cos जो है वो लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस आएगा, R1 cos ऑफ यहाँ पे 16.7 माइनस R2, माइनस नहीं R2 प्लस में आएगा क्योंकि R2 जो है R2 cos राइट साइड जा रहा है तो ये प्लस में आएगा, R2 cos ऑफ 68.3 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हमने R1 R2 के फॉर्म में यहाँ पे इक्वेशन बना लिए। ये सॉल्व नहीं होगा, इसको कोई इक्वेशन नंबर दे दो। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ये हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर लिए। अब इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन अप्लाई करो, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। और समेशन करने का रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस। तो यहाँ पे कितने वर्टिकल फोर्सेस है पहले काउंट करो। यहाँ पे 3 वर्टिकल फोर्सेस है, R1 साइन, R2 साइन एंड 6, ये तीनों का समेशन। और समेशन करने का रूल जो हमने बताए थे वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस। तो R1 साइन नीचे आ रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस R1 साइन ऑफ 16.7, R2 साइन ऊपर जा रहा है तो प्लस में लेंगे, प्लस R2 साइन ऑफ 68.3 और ये जो 6 है ये नीचे आ रहा है तो माइनस, और उसको राइट साइड में शिफ्ट करो तो प्लस। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किए, ये जो 6 है इसको सीधा हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिए क्योंकि हमें पता है कि आगे चल के हमें उसको राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो हमने 6 को डायरेक्टली राइट साइड में शिफ्ट कर दिए। और अब ये दोनों को कैलकुलेटर में साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चलो देखते हैं R1 R2 यहाँ पे क्या मिलता है। R1 मिलेगा और R2, और ये आपको कैलकुलेटर में सॉल्व करना चाहिए। आपको कैलकुलेटर में साइमल्टेनियस इक्वेशंस 2 अननोन वाली कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपको वो नहीं पता तो इसके पहले ऑलरेडी हमने उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, उसका भी लिंक हम आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वो वीडियो आप देख लीजिएगा। चाहे इक्वेशन में 2 अननोन हो या 3 अननोन हो, आप आसानी से कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। तो चलो हम ये कैलकुलेटर के इक्वेशन मोड में जाएंगे और इक्वेशन मोड में जाके 2 अननोन यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे जो है
R1 R2 निकालेंगे। तो पहले इक्वेशन में R1 का कोएफिशिएंट है माइनस कॉस, तो ये माइनस लेना बहुत जरूरी है, माइनस कॉस 16.7, और कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए तो ही सही आंसर आएगा। माइनस कॉस 16.7 इज इक्वल टू, देन R2 का कोएफिशिएंट है 68.3। एक मिनट, आई थिंक वहां पे हमने कॉस नहीं लिखे, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे हमने कॉस नहीं लिखे। देखो ऐसी गलती हो जाती है जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में। कॉस ऑफ 68.3 इक्वल टू 0, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दिए हैं। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो कॉस ऑफ 68.3, ठीक है ना, इक्वल टू, फिर इक्वल टू के राइट साइड में 0 है तो 0 इक्वल टू, ये पहले इक्वेशन का डाटा पुट हो गया। सेकंड इक्वेशन में R1 का कोएफिशिएंट है माइनस साइन ऑफ 16.7, ठीक है, इक्वल टू R2 का कोएफिशिएंट है साइन 68.3 इक्वल टू, और इक्वल टू के राइट साइड में है 6 तो 6 इक्वल टू। दोनों इक्वेशन का डाटा पुट हो गया, इक्वल टू करो तो पहला आएगा R1 जो कि है 2.83, तो हम यहाँ लिख लेंगे R1 का वैल्यू 2.83 किलो न्यूटन, और इक्वल टू करो R2 का वैल्यू आएगा 7.333 किलो न्यूटन। तो इस तरह से ये हमने क्या फाइंड आउट किए, ये हमने R1 R2 फाइंड आउट किए, लेकिन प्रॉब्लम में P फाइंड आउट करने के लिए कहा था, मिल जाएगा, वो भी हमें मिल जाएगा। अब क्या करो, ये R1 R2 का जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किए वो अब FBD ऑफ वेज B में पुट करो और यहाँ पे सॉल्व करो, यहाँ पे 100% आपको P मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े तो चलो अब हम यहाँ लिखते हैं नाउ फ्रॉम द FBD ऑफ, नाउ फ्रॉम द FBD ऑफ वेज B, वेज B के FBD से, वेज B के FBD से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सो इसमें भी आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करना है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई वाली। तो चलो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन, और समेशन करने का रूल राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस। तो यहाँ पे काउंट करो कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, 3 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, R2 R2 कॉस, R3 कॉस एंड P। ठीक है ना, और जो राइट साइड जा रहा है वो प्लस, P राइट साइड जा रहा है प्लस आएगा तो हम लिखेंगे P को प्लस में। R3 कॉस लेफ्ट साइड जा रहा है तो लिखेंगे माइनस में, R3 कॉस ऑफ 68.3, एंड R2 कॉस लेफ्ट साइड जा रहा है ये भी माइनस में। R2 का वैल्यू आप लिख सकते हैं 7.333, तो 7.333 कॉस ऑफ 68.3 आप डायरेक्टली वैल्यू लिखेंगे तो भी चलता है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, ये जो नोन टर्म है उसको राइट साइड में शिफ्ट करो, ये टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर दो। ठीक है, उधर। तो चलो देखते हैं ये क्या आएगा, ये पहली 2 टर्म्स तो सेम वही के वही रहेंगी, तो ये हम लिखते हैं, और इक्वल टू करने को जाएंगे तो इक्वल टू ये टर्म राइट साइड में शिफ्ट कर लो, तो देखो राइट साइड में शिफ्ट होने के बाद ये प्लस में हो जाएंगी। तो देखो ये हमें इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन को कहो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये टर्म को हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिए, ऐसा हमें ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिला, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन अप्लाई किए तो ऐसा हो गया। चलो सेकंड कंडीशन अप्लाई करो, इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन यानी समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, और समेशन करने का रूल वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, ऊपर जाने वाले प्लस तो नीचे आने वाले माइनस। तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करने को जाएंगे तो यहाँ पे R3 और R3 साइन एंड R2 साइन, बस ये 2 ही है, उसमें से R2 हमें नोन है, आसानी से आपको R3 मिल जाएगा, फिर वो R3 का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तब जाके हमें P मिलेगा। ठीक है, तो चलो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई कर रहे हैं, तो ये R3 साइन ऊपर जा रहा है तो ये प्लस में, R3 साइन ऑफ 68.3 प्लस में, उसके बाद R2 साइन नीचे आ रहा है तो माइनस में, तो R2 का वैल्यू लिख लो 7.333 साइन ऑफ 68.3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से क्या करो, ये वैल्यू फाइंड आउट करके इसको राइट साइड में शिफ्ट करो। ठीक है, तो चलो ये पूरा इक्वेशन हम फिर से लिखते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा, और इसको हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे इज इक्वल टू लगा देते हैं, ये देखो। ठीक है, हमने ये टर्म को उधर शिफ्ट किए तो ऐसा आ गया, बस इसका वैल्यू जो भी है उसको साइन 68.3 से डिवाइड करो। चलो डिवाइड करने के बाद देखते हैं ये क्या होगा, एक मिनट। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हमें R3 का वैल्यू मिलने वाला है, क्या करना है, 7.333 साइन 68.3 को डिवाइड करना है किससे,
ये वाले साइन 6, अरे ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा ना, ये साइन 68.3 इधर भी है, इधर भी है, कट जाएगा और क्या बचने वाला है, ओनली बचेगा 7.333। कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है, तो ये 7.333 किलो न्यूटन, ये हमें क्या मिल गया, ये हमें R3 का वैल्यू मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अब हमें क्या करना है, अब हमें P का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बस ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो, ये इक्वेशन नंबर 3 आपके पास है, यहाँ पे पुट करो तो हमें P मिलने वाला है। तो चलो पुट करेंगे, ये FBD का काम हो गया, अब बस कैलकुलेशन पार्ट बाकी है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, पुट R3 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन नंबर 3 हम यहाँ पे ले लेंगे, देखो इक्वेशन नंबर 3 ये है, P माइनस R3 का वैल्यू 7.333, ठीक है, कॉस ऑफ 68.3 फिर इक्वल टू 7.333 कॉस ऑफ 68.3, ठीक है, ऐसा इसमें पुट किए, ये माइनस में है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम ये पूरा इक्वेशन यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे जल्दी से लिख लेते हैं, और अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू लगा देते हैं और ये प्लस हो जाएगा। चलो देखते हैं ये दोनों को प्लस करने के बाद यहाँ पे क्या मिलता है, P। तो हम यहाँ लिख लेंगे 7.333 कॉस ऑफ 68.3, ठीक है, 7.333 कॉस 68.3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आंसर आएगा 5.422। हम यहाँ लिख लेंगे 5.422 किलो न्यूटन। तो फाइनली क्वेश्चन में जो P फाइंड आउट करने के लिए कहा था, ये वो हमने फाइंड आउट कर लिए, प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो ये देखिए फाइनली एक सिंगल स्क्रीन पे पूरा सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है। ये सॉल्यूशन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या थी, हमें एफबीडी ड्रॉ करने में बहुत ज्यादा समय लगा, क्योंकि एफबीडी ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर एफबीडी रॉन्ग हो गई तो उसके बाद सॉल्यूशन पूरा रॉन्ग हो जाता है। आपने देखा होगा एफबीडी ड्रॉ होने के बाद जो सॉल्व करना है वो काफी जल्दी हो गया, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, एफबीडी ड्रॉ करना, एफबीडी में इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करना, रिजल्टेंट रिएक्शन शो करना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। और एग्जाम में भी जब आप इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एफबीडी ड्रॉ करने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना चाहिए, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। हर एक चीज जो है आपको दो दो बार चेक करके देखना चाहिए। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, वेज के ऊपर जो फोर्स पी एक्ट हो रहा है वो फोर्स पी फाइंड आउट करने के लिए कहा था, ये हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। 5.422 किलो न्यूटन ये फोर्स पी अप्लाई हो रहा है वेज बी के ऊपर। इस तरह से प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक स्टेप, हर एक पार्ट यहां पे समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके थोड़ा सा देख लो, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस जरूर करके देखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट सॉल्व कर नहीं पाते, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो ये था वेज फ्रिक्शन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले के 3 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी करके देखना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।